नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 के ठीक पहले एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक व्यक्ति खुद को शुभम सोनी बताते हुए उस समय के मुख्यमंत्री और उनके बेटे पर साफ तौर पर आरोप लगाता है। नाम बताता है अपना शुभम सोनी। शुभम सोनी ने सिलसिलेवार ढंग से जो खुलासा किया, जो बातें कही, उस समय चूंकि माहौल कांग्रेस सरकार के पक्ष में था, तमाम एग्जिट पोल भी बता रहे थे कि कांग्रेस की ही सरकार बनेगी और चुनाव के पहले जिस तरह का माहौल निर्मित किया गया था, जिस तरह से मीडिया मैनेज करने का काम किया गया था, वहां उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ बोलने की हिम्मत हर कोई नहीं दिखा पा रहा था। वो वीडियो 5 नवंबर 2023 को आया था। शुभम सोनी ने जिस तरह के आरोप लगाए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी मार्च 2024 में, भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए एक्सटॉर्शन मनी का मुख्य आरोपी बनाया गया। हालांकि दर्जन भर से ज्यादा कई अन्य आरोपी भी उस एफआईआर में नामजद आरोपी थे। इस मामले में आम चर्चा है कि आखिर भूपेश बघेल का क्या होगा, इस मामले में कब गिरफ्तारी होगी, और जो शुभम सोनी जो खुद को महादेव सट्टा का मालिक या प्रमोटर बता रहा था, उसका क्या हुआ, और शुभम सोनी ने अचानक चुनाव के ठीक पहले ही वो वीडियो बम क्यों फोड़ा। आज हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे। दरअसल भूपेश बघेल को विधानसभा चुनाव के पहले पक्का यकीन था कि सरकार उन्हीं की बनेगी। शुभम सोनी ने जैसे ही भूपेश बघेल उनके बेटे का नाम लिया, अगले ही दिन भूपेश बघेल कैमरे के सामने आते हैं और बड़े ही और कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अपनी हार मान ली है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार मान चुकी है और इसका से ईडी आईटी को सामने करके चुनाव लड़ रहे हैं। यदि आप थोड़ा भी बॉडी लैंग्वेज समझते हैं या किसी की भाव भंगिमा को पढ़कर उसके मन में क्या चल रहा है इसे महसूस कर सकते हैं, तो आपने गौर किया होगा कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहते उस वक्त बहुत परेशान थे, मायूस थे। उनके इर्द गिर्द खड़े खासकर गृह मंत्री तामध्वज साहू जो पीछे खड़े थे, वो बार बार आसमान की तरफ कभी देखते तो कभी अपने चेहरे पर हाथ लगाते। दरअसल ऐसी भाव भंगिमा साफ तौर पर बता रही थी कि शुभम सोनी के उस खुलासे के बाद कांग्रेस खेमे में मायूसी छा गई थी। तो प्रशांत अग्रवाल जी के जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। शुभम सोनी के इस वीडियो बम को आज 11 महीने हो गए हैं। आपको लग रहा होगा कि आज 11 महीने बाद में इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं। दरअसल इसकी खास वजह है ईडी का नया खुलासा। ईडी ने जो नया खुलासा किया है उसके अनुसार महादेव सट्टा की कमाई का पैसा बॉलीवुड फिल्मों में लगाया गया है, जिसमें अक्षय कुमार और महेश मांजरेकर जैसे कई कलाकारों को साइन किया गया है। महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर ने कुरैशी प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से इस प्रोडक्शन हाउस के मालिक वसीम कुरैशी को दुबई में बुलाकर, जिसके माध्यम से दुबई की एक इवेंट मैनेजमेंट फर्म को संचालित किया जा रहा है। इसी फर्म के माध्यम से फरवरी 2023 में सौरभ चंद्राकर की शादी में दुबई बुलाए गए बॉलीवुड के कई कलाकारों ने महादेव सट्टा के इशारों पर खूब डांस की। दरअसल सौरभ चंद्राकर का सीधा संबंध ऐसे लोगों से था जो भूपेश बघेल के बेहद करीबी थे। आपको याद होगा जांच एजेंसियों ने छत्तीसगढ़ पुलिस के एएसआई चंद्रभूषण वर्मा को पकड़ा था, जिसने बताया था कि वो पुलिस के किन बड़े अधिकारियों और राजनेताओं तक पैसा पहुंचाता है। उसके बाद छापामार कार्रवाई भूपेश बघेल के खासम खास और उनके राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, उनके 2 ओएसडी मनीष बंछोर और आशीष वर्मा के घर पर भी हुई। ऐसे छापेमारी का सिलसिला चलता रहा और कांग्रेस की ओर से तीखे आरोप लगाए जाते रहे कि केंद्रीय जांच एजेंसियां चुनाव के पहले उन्हें परेशान कर रही है। जैसा कि आपने सुना, भूपेश बघेल ने तो पहले ही कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार मान चुकी है। लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो छत्तीसगढ़ की जनता ने साफ तौर पर बता दिया कि कैसे घपले घोटालों के आरोपों से जनता के मन में उस समय की भूपेश बघेल सरकार के लिए क्या कुछ चल रहा था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि महादेव सट्टा, जिसका कारोबार आज बताया जा रहा है 11,000 करोड़ तक फैल गया है। 2019 में जब भूपेश बघेल की सरकार थी तब भिलाई के ही रहने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने जब इसकी शुरुआत की, तब उस समय की सरकार को अच्छी तरह से यह पता चल गया था कि स्थानीय स्तर पर क्या कुछ चल रहा है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट तो उनके पास लगातार आ ही रही थी। उसके बाद जब सट्टे के माध्यम से लोगों को लूटने का सिलसिला जारी हुआ और पैसे कुछ ज्यादा आने लगे तो सिस्टम उनके आगे बिछ गया, बिक गया। साफ तौर पर महादेव सट्टा को उस समय
प्रमोट किया गया। बाद में जब कोरोना संक्रमण काल आया तब दुबई के माध्यम से कई पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को इसमें शामिल किया गया। ईडी ने कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे पहले ही किए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के कई बड़े कारोबारी और राजनेता इसकी जद में आ चुके हैं। हाल में जो नया खुलासा किया उसमें भी अब तो साफ तौर पर स्पष्ट हो गया है कि छत्तीसगढ़ के बाद किस तरह से बॉलीवुड में पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। ईडी की ओर से पेश किए गए एक नए पूरक चालान के अनुसार कुरैशी प्रोडक्शन के मालिक वसीम कुरैशी और सौरभ चंद्राकर के भाई गितेश चंद्राकर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों ने साथ में कई बॉलीवुड फिल्मों की मेकिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी में आने वाली कमाई को कुरैशी प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से फिल्म निर्माण में लगाया। 2022 में मशहूर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य की अभिनीत फिल्म देहाती डिस्को को वसीम कुरैशी और गितेश चंद्राकर ने मिलकर बनाया था। मौजूदा समय में सौरभ चंद्राकर का भाई गितेश चंद्राकर फेयर प्ले और रेड्डी अन्ना जैसे ऑनलाइन बैटिंग ऐप के पैनल्स का संचालन कर रहा है। ईडी की ओर से जब भूपेश बघेल जैसे एक बड़े राजनेता को आरोपी बनाया गया, 508 करोड़ रुपए एक्सटॉर्शन मनी का आरोप कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है और बिना तथ्य के आधार पर तो ईडी की ओर से खासकर पुराने मुख्यमंत्री को आरोपी नहीं बनाया जा सकता। यह हैरानी की बात है कि अरबों रुपए तो सिर्फ एक्सटॉर्शन मनी के लिए लिए गए, वो भी कोई और नहीं बल्कि पुराने मुख्यमंत्री, जो हालांकि इस वक्त जेल के बाहर हैं, लेकिन इसकी पूरी आशंका है कि भूपेश बघेल की इस मामले में जरूर गिरफ्तारी होगी। वैसे कई अन्य मामलों में भी भूपेश बघेल घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उन पर साफ तौर पर खासकर सौरभ चंद्राकर से संबंध होने की बातें सामने आ रही है और सौरभ चंद्राकर की ओर से जिस तरह से शेल कंपनियां बनवाई गई, शेल कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया गया, इस बारे में ईडी ने जो पूरक चालान पेश किया है, जो नया खुलासा किया है, उसके अनुसार अभियोजन पत्र में मेसर्स कुरैशी प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड महादेव सट्टा के मालिकों की शेल कंपनी के रूप में आगे बढ़ी। ईडी की जांच में पता चला कि प्रोडक्शन हाउस के निदेशक वसीम कुरैशी, सीईओ करण रमानी मुस्कान एंटरटेनमेंट की दुबई स्थित इवेंट मैनेजमेंट फर्म ने सौरभ चंद्राकर की शादी में बॉलीवुड हस्तियों को बुलाने में प्रमुख भूमिका निभाई। 200 करोड़ वाली उस शादी में फरवरी 2023 में जिस तरह से पानी की तरह पैसा बहाया गया, वहां दुर्ग, भिलाई, रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के कई अन्य शहरों के बड़े राजनेताओं तक भी कार्ड पहुंचे, कई कारोबारियों तक वो महंगे कार्ड पहुंचे, जिसका खुलासा हमने पहले ही किया है। लगातार महादेव सट्टा ऐप के खुलासे के कारण इनके मालिक रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर ने मुझे मानहानि का नोटिस दिया। कई तरह से डराने धमकाने की कोशिशें की गई, लेकिन लगातार जिस तरह से देश को बर्बाद करने वाले महादेव सट्टा को हम एक्सपोज कर रहे हैं, वहां हमें जनता का भी भरपूर सहयोग मिला। गहराई से समझने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ का भिलाई जो महादेव सट्टा का एपिक सेंटर बना हुआ है, अभी भी ये कारोबार बंद नहीं हुआ है, बल्कि कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। वहां लोग प्रश्न खड़ा करते हैं कि केंद्र या राज्य सरकार इस पर अंकुश क्यों नहीं लगाती, तो इसका सबसे बड़ा तकनीकी कारण है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जब सट्टा संचालित होता है तो मिलते जुलते डोमेन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे महादेव नाम का कोई यदि डोमेन बैन भी करवा दिया जाए तो दूसरे प्लेटफॉर्म से महादेव ऐप संचालित हो जाता है। लेकिन यदि सिस्टम चाहे तो ऐसे लोगों को फलने फूलने का मौका ही नहीं मिल सकता। अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। जिस तरह से महादेव सट्टा के प्रमोटरों ने दूसरे ऐप का भी इस्तेमाल करना शुरू किया है, साफ तौर पर विज्ञापन में बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को शामिल किया जाता है। नई पीढ़ियां जिस तरह से शॉर्टकट में पैसा कमाने के लिए देश और समाज की बर्बादी के रास्ते में आगे बढ़ रही है, इसके लिए शासन प्रशासन से ज्यादा आपको और हमें भी कोशिश करनी होगी कि ऐसे सटोरियों को हम एक्सपोज करें, उनका बहिष्कार करें। यहां में गौर करना होगा कि शॉर्टकट में कमाए हुए पैसे कभी किसी की भलाई के काम नहीं आ सकते, लेकिन जब कुछ लोगों के पास अचानक से खूब सारा पैसा या धन आ जाता है तो उनका दिमाग खराब हो जाता है, तब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, दावा करने लगते हैं, एग्जिट पोल तक अपने हिसाब से बनवा लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ। सरकार तो कांग्रेस की बनेगी, 10 की 10 सर्वे एजेंसियों ने दावा किया था भूपेश बघेल की हवा चल रही है, लेकिन अब चूंकि भूपेश बघेल की हवा निकल चुकी है और एग्जिट पोल की भी हवा निकल चुकी है, ऐसी एक और एग्जिट पोल की हवा कल ही निकली है जब हरियाणा के चुनाव परिणाम आए। भारतीय जनता पार्टी को कोई सर्वे एजेंसी नहीं कह रही थी कि उसकी सरकार बनेगी,
अब सरकार चूंकि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार बनी है, 57 साल में ऐसा पहली बार हुआ है, तो सोशल मीडिया के दौर में नरेंद्र मोदी का एक वीडियो हरियाणा चुनाव को लेकर ट्रेंड कर रहा है, जब वो ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट से कुछ बातें कर रहे थे बिना मेडल लिए। विनेश फोगाट जब निराश भाव से पीएम नरेंद्र मोदी से मिल रही थी, तो मोदी जी ने उस बारे में क्या कहा? खिलाड़ी की जिंदगी में हारना है तो बाएं हाथ का खेल होता है, वो हारने से कभी चिंता नहीं करता है। हार एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है सर मेरे को। नहीं बताइए कि मन से निकालना चाहिए। और मैंने जो है अभी मैंने नीरज से एक बात कही, मेरा मत है कि जीत को कभी सर पे चढ़ने मत दो और हार को मन में बसने मत दो। बदले हुए हालात में देश की जनता खासकर राजनीति के प्रति अब जागरूक होती जा रही है, अपने जनप्रतिनिधियों को समझ रही है और बदले हुए माहौल में कुछ बदले हुए लोगों को भी समझने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से लैंड जिहाद, लॉ जिहाद, थूक जिहाद के बाद अब यूपी के बागपत से जैविक जिहाद भी सामने आया है, जहां बागपत के डिप्टी सीएमओ यानी उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी यशवंत सिंह ने आरोप लगाया है कि उन्हीं के विभाग के 2 संविदा कर्मी व लैब टेक्नीशियन ने मिलकर उनके परिवार में टीबी की बीमारी के बलगम बैक्टीरिया देकर जान से मारने की साजिश रची। इसका खुलासा तब हुआ जब आरोपी संविदा कर्मियों मुनीर अहमद और जब्बार खान का एक ऑडियो क्लिप सामने आया, जिसमें दोनों टीबी कर्मी टीबी के बलगम घातक बैक्टीरिया डिप्टी सीएमओ उसके परिवार को पिलाने की बात करते सुनाई दिए। बागपत के लोग इसे जैविक जिहाद बता रहे हैं। दरअसल जिसे जैविक जिहाद बताया जा रहा है, उससे पहले इसी बागपत में कुछ दिन पहले एक थूक जिहाद भी सामने आया था, जहां दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर स्थित राष्ट्रीय वंदन चौक पर शाहजाद नामक एक व्यक्ति रोटी बनाते वक्त उसमें थूक लगाता नजर आ रहा था। सोशल मीडिया का दौर है, ऐसे वीडियो आमतौर पर नहीं छुपते। ऐसी घिनौनी हरकत के विरुद्ध देश भर में काफी तीखी प्रतिक्रिया आई। लोग ऐसे लोगों की मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर कितनी विकृत मानसिकता हो जाती है, जो थूक जिहाद की तरह गाजियाबाद से मूत्र जिहाद भी बीते 13 सितंबर को ही सामने आया था, जिसमें गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के मोहम्मद आमिर, जो कि खुशी जूस और शेक सेंटर संचालित करता था, उसके एक शिकायत के बाद केन के अंदर पेशाब भरा हुआ नजर आया। लोगों का आरोप था कि वो जूस में पेशाब मिलाकर पिलाता है। समाज में कुछ ऐसी ही विकृत मानसिकता के लोगों के कारण विद्वेष की भावना पनपती है। लोगों में स्वाभाविक रूप से आक्रोश आता है। पहले जब मेन स्ट्रीम की मीडिया बहुत सारी खबरों को छोड़ दिया करती थी, तो वहां सोशल मीडिया के दौर में कुछ भी नहीं छिपता, सब कुछ तेजी से वायरल हो जाता है। पिछले दिनों यति नरसिंह सरस्वती ने ऐसी अराजक गतिविधि के लिए एक खास समुदाय के प्रमुख को जिम्मेदार बताते हुए कुछ आपत्तिजनक बातें की, तो डासना स्थित उनके आश्रम के ऊपर रात 2:30 बजे सैकड़ों हजारों की संख्या में लोगों ने हमला कर दिया। शासन प्रशासन सख्ते में आ गया। फिलहाल संत यति नरसिंहानंद सरस्वती गिरफ्तार है और गिरफ्तारी के दौरान जो उन्होंने बातें कही वो भी सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। मैं यहाँ अपने लिए कोई वकील नहीं करूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मुझे उस चीज के लिए सजा देना चाहता है जो मेरा विश्वास है। मैंने इनके प्रति कभी कोई अपशब्द या अवमानना के शब्द नहीं कहे हैं, लेकिन ये मेरे विश्वास के लिए, और मेरा विश्वास है कि अब इस देश में हिंदुओं को ना कोई पुलिस, ना कोई फौज, ना राजनीतिक सिस्टम, कोई भी यहाँ हिंदुओं को बचा नहीं सकता, ना न्यायपालिका बचा सकती। कश्मीर में जब हिंदू मारे जा रहे थे, फौज और कोर्ट यहीं थे। केरल में जब हिंदू मारे जा रहे हैं, फौज और कोर्ट यही है। खालिस्तानी आतंकवादियों ने 50,000 हिंदुओं का कत्ल किया था, सारे कोर्ट और फौज यही थे। आज मेवात में जो हो रहा है, कोर्ट और फौज उसे देख रहे हैं, पुलिस वाले खुद वहां मारे जा रहे हैं। ऐसे में हिंदुओं, आपको ये समझना चाहिए कि आप किस स्थिति में पहुंच चुके हो। मेरा कोई महत्व नहीं है। मैं एक सन्यासी हूं, आज हूं, कल नहीं रहूंगा। लेकिन आपके बच्चे कैसे बचेंगे, आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य किनके हाथों में है, ये आपको तय करना है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डॉक्टर अनीता ब्लावोदोस्की ने इसे पोस्ट किया है। हमारे राजनेता देश की समाज और सेवा के लिए राजनीति में आने की बातें करते हैं। आम जनता पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो चुकी है। राजनीति को कौन धंधा बनाकर चलता है और कौन सेवा के उद्देश्य से आता है, यह भी अब लोग खूब समझने लगे हैं कि विचारधारा और नैतिक मूल्य राजनीति में कहाँ ठहरते हैं। इसे भी हम गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले हमारे नेता अच्छे
या बुरे होते हैं। इसलिए हमारा आग्रह है कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, जिससे देश और समाज का ज़्यादा बेहतर हो सके। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।